प्रधानमंत्री सुरक्षा घेरा तोड़कर बच्चों से मिलने जो चले गए उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भाषण के तुरंत बाद ये पहला मौका था जब कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से बच्चों के बीच, पिछले दिनों इस तरह से कोई नज़ारा कभी नज़र नहीं आया, जब प्रधानमंत्री सुरक्षा दायरा छोड़कर बच्चों के भीतर चले गए और बच्चों से मिलते हुए आए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो स्काउट के बच्चे होते हैं उनकी मौजूदगी होती है वहाँ पर, और उनके ज़रिए जितनी भी वर्षगांठ होती हैं और तिरंगा, ये दो तस्वीरें अक्सर नज़र आती है जब कैमरा ऊपर से दिखाई देता है। तो आज 68वीं वर्षगांठ लिखे हुए बच्चों के टोपियों और रंग परिधान जो उनका था उसके जरिए नज़र आ रहा था। उन बच्चों के बीच प्रधानमंत्री सुरक्षा दायरा छोड़कर ठीक लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने जो जगह बनाई जाती है वहाँ पर ये बच्चे बैठते हैं, और प्रधानमंत्री को दरअसल लाल किले के प्राचीर से निकलकर लाहौरी गेट के पास ही वो कार पे बैठ जाते हैं और वो कार फिर सीधे चली जाती है पीएमओ। लेकिन पहला मौका ये ऐसा देखने को मिला जब वो कार से जब निकल रहे थे तो उसी समय उन्होंने कार रुकवाई, वहाँ उतरे, बच्चों से मिलने के लिए उनके बीच चले गए, हाथ मिलाया, आशीर्वाद दिया। सारी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये ठीक जब पूरा फंक्शन खत्म हो गया था उसके बाद की ये तस्वीर थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बुलेट प्रूफ जो नहीं था, दरअसल वो एक शीशा होता है जो 3 तरफ से ढका हुआ रहता है, वो आज नहीं था बुलेट प्रूफ के तौर पर। और बुलेट प्रूफ जैकेट प्रधानमंत्री पहनते हैं और हर प्रधानमंत्री पहनते हैं, ये सुरक्षा दायरे के तहत आता है। और ये हम बता दें कि आज इस भाषण अलग अलग मूल मंत्र पकड़े गए, उसमें नई योजनाओं को ऐलान की बात थी, राष्ट्रीय चरित्र इस दौर में एक लेथार्जी वाला हो गया, उसको बदलने की बात थी, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं बहुत ही संवेदनशील तत्व, चाहे वो बेटियों का जिक्र हो, बलात्कार का जिक्र हो, ग्रामीण विकास का जिक्र हो, आदर्श गांव बनाने का जिक्र हो, और इन सब के साथ देश में प्रोडक्ट किस रूप में बढ़े और देश सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर ना कहे कि विदेशों से क्या माल आ रहा है, उस पर आप टिके रहें, अपने देश में माल उपजे और उसके जरिए रोजगार पैदा हो, इस जरिए से बात आए। कृष्णवीर जी, बात आप ही से हम शुरू करते हैं यहाँ पर। क्या ये माना जाए कि पहली बार एक ऐसी परिस्थिति प्रधानमंत्री ने कम से कम सोची है कि लगता है कि इस देश में खेत और गांव पुनर्जीवित होंगे, ऐसा लगता है? पुण्य प्रसन्न जी, दुर्भाग्य मुझे तो ये लगता था कि जिस योजना आयोग में अब तक कारपोरेट एग्रीकल्चर मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा था, आज प्रधानमंत्री ने फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर मॉडल की बात करी है। ये देश को एक नई दिशा, क्रांतिकारी दिशा की बात है। और दूसरी बात, आप 22 रुपये 28 रुपये में खाने की बात करते हो, ये कैसा योजना आयोग था, किसकी योजनाएं बना रहे थे? शर्म आती थी उनके तमाम कार्यशैली को देखते हुए। ये पूरी तरह से देश को बेरोजगारी की ठेकेदारी कर रहे थे। एक चीज बताइए, जो लोग योजना आयोग में काम करते हैं, अगर वो गड़बड़ है तो संस्था भी गड़बड़ है? संस्था को गड़बड़ पूरी तरीके से सिस्टम ने बनाया है। नहीं, आरोप लग रहे थे कि ये राज्यों पर सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिसकी सत्ता है उसके अनुकूल योजना आयोग जाता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया है, अपनी मनमर्जी थोपते थे प्रदेशों के ऊपर। ये सच्चाई है योजना आयोग। सलीम साहब, बंगाल को लेकर बार बार आवाज आई, ज्योति बसु के दौर से ही आवाज आती रही, प्लानिंग कमीशन को लेकर ममता बनर्जी तक की आवाज आई है। हम शुरू से ये कह रहे हैं, खास करके उदारीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में, और मनटेक सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व वाली ये 10 साल की प्लानिंग कमीशन योजना जो कमीशन है, उसमें बहुत एबरेशंस आए। ये तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के या IMF के एक्सटेंशन था। लेकिन डोंट थ्रो द बेबी विद द बकेट ऑफ वाटर। आप पानी फेंक रहे हैं, उसके साथ बच्चे को मत फेंक दो। इंस्टीट्यूशन की बात कहें, और बड़े मजे की बात कहें, उन्होंने ढांचा पूरा लेकर के आएंगे, लेकिन वो रिनोवेशन के बजाय, पुनर्निर्माण के बजाय वो ध्वंस करके एक नया निर्माण करेंगे। अगर पुनर्निर्माण की बात करते हैं, जैसे राष्ट्र पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, तो मैं मान लेता, बेशक पुनर्निर्माण की जरूरत है, संघीय ढांचा को मजबूत करने की जरूरत है, प्लानिंग कमीशन सुपर गवर्नमेंट नहीं हो जाए जो हो गया था। लोग मनटेक सिंह वगैरह को जहाँ देख रहे थे मनमोहन सिंह से, ये एबरेशंस है। और हम यूपी वान के समय आप जानते थे कुछ सलाहकार जो थे, मेंबर जो थे, वो रिजाइन भी किए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमारे देश में आप मणिपुर से गुजरात तक विकास का स्तर एक जैसा नहीं है। आप एक फार्मूला केंद्र से बोल करके, ये देखिए, हम प्लानिंग कमीशन पे जरा बात हम इसको एक चीज जरा जोड़ दें। मनटेक सिंह अहलुवालिया के समय में ये आरोप लगते थे कि 1.5 करोड़ का टॉयलेट बन रहा है। निश्चित रूप से ये मानसिकता को ये प्राइम मिनिस्टर तोड़ना भी चाह रहे हैं। हम इसको अगर पिछले एक दौर को देखें, पिछले 5 साल में वही घटनाएं जो आज हो रही हैं, जो प्रचारित नहीं हो रही। दिल्ली में हर दिन हत्याएं हो रही, मर्डर हो रहा, वही
गरीबी के ऊपर कोई राजनेता कह रहा कि लाल गाल वालों को टमाटर नहीं खाना चाहिए, टमाटर गरीब लोगों का भोजन नहीं है, वही महंगे निर्माण आज प्रकाश में नहीं आए। उस समय मोंटेक सिंह अहलूवालिया से उस टॉयलेट निर्माण का कोई मतलब नहीं था। आप जानते हैं हमारे सिस्टम में पूरा का पूरा जो ढांचा है एक पॉलिसी मेकिंग का है, दूसरा नीचे लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन का है। योजना आयोग ने कभी महंगे शौचालय निर्माण की अनुमति नहीं दी, लेकिन अगर निचले स्तर पर एक विभाग में जहां सेक्रेटरी होते हैं, जेएस होते हैं और जो स्टाफ होता है, कहीं ना कहीं टॉयलेट की बात कुछ ज़्यादा ही हो रही है। वो निश्चित वो मीडिया का एक परसेप्शन था। नहीं, ये जो नजरिया जी आप बताएं। 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है। उस दिन क्या अपेक्षाएं होती है? मुझे लगता है 15 अगस्त के दिन आप नेतृत्व से क्या सुनना चाहते हैं? प्रधान सेवक उन्होंने कहा, उनसे क्या सुनना चाहते हैं? आप चरित्र की बात सुनना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि गरीबी के प्रति आप में संवेदनशीलता कितनी है? भ्रूण हत्याएं हो रही है, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? गंदगी, देखिए एक होता है कि पार्लियामेंट में जब डिबेट होता है तो स्पेसिफिक्स में होता है। यहाँ पे आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आपकी चाह क्या है, आपकी दृष्टि क्या है, क्या नए भारत की कल्पना है आपकी? शांति की जब बात करते हैं, मैं बार बार अभी सुन रहा था सांप्रदायिकता को लेकर, दो चीजों को देखिए कैसा उन्होंने पिरोया है। उन्होंने कहा हमें शांति चाहिए क्योंकि हमें गरीबी से लड़ना है, और शांति कहाँ चाहिए? हमें 10 साल का मॉरिटोरियम चाहिए देश में, जात को लेके, धर्म को लेके और प्रांतीयता को लेके, और कहा सारे कंट्रियों में हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना, हमें गरीबी से लड़ना है। सारा केंद्र क्या है? सारा बात केंद्रित इस बात पे है कि इस देश को अगर आगे बढ़ना है, अगर खुशहाली चाहिए तो हमें गरीबी से लड़ना है। और गरीबी में भी उन्होंने प्राथमिकता क्या दी है? उन्होंने कहा किसान। अच्छा देखिए, दो बड़ी योजना है किसान में। आप लोग एक चीज भूल रहे हैं, ये जो नई योजना है बैंक अकाउंट खोलने की, उसके माध्यम से उसको ऋण मिलेगा, क्योंकि किसान के उन्होंने जिक्र करा था जो हम लोग भूल रहे हैं कि क्योंकि ऋण नहीं मिलता उसको, तो इसके माध्यम से ऋण मिलेगा। और 1 लाख रुपए की बीमा बहुत बड़ी चीज है। एक परिवार के अंदर जब कोई दुर्घटना हो जाए, कोई व्यक्ति चला जाता है, परिवार तरबेतर हो जाता है। देखिए सुधांशु जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हम 1 मिनट इसको जोड़, हम इसको दूसरे हिस्से में ले जाना चाह रहे हैं। राकेश जी एक बात बताइए, सुधांशु जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप संघ के 1 मिनट आइडियलॉग हैं। इन्होंने कहा कि लाल किले से लोग क्या सुनना चाहते हैं। हमें ये बताइए, इस देश में 80 करोड़ लोगों की जो हालत है, वो लोगों के लिए आज़ादी का मतलब है क्या? और क्या ये प्रधानमंत्री उन 80 करोड़ की बात कह रहा है? और जो एग्रीकल्चर का जिक्र हो रहा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद से 9% खेती की ज़मीन इंडस्ट्रियल सेक्टर को चली गई। जिस तरीके से खेती ख़त्म की जा रही है, और अब जो जिक्र प्राइम मिनिस्टर के बजट में आया है, इस बजट में जिस खेती को लेकर जिक्र है, जिसमें सॉइल और लैब को जोड़ने की बात की गई है, बीज को लेकर तो आरएसएस के दबाव में ही चलिए वो मान गए। हमारा ये कहना है कि एक 80 करोड़ लोगों का भी उस देश की तरफ आप देख रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, या सिर्फ आप एक स्थिति मिडिल क्लास मेंटलिटी को पकड़ के लाल किले से संबोधित कर रहे हैं? क्या ये नज़रिया है? आपको क्या लग रहा है? उस पर आने से पहले एक टिप्पणी करूंगा योजना आयोग पर जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है, इसको मैं अनायास डिबेट नहीं मानता हूँ। जब प्रधानमंत्री वहाँ से कहते हैं कि योजना आयोग को हम समाप्त कर देंगे, इस पर तो बहस होगी ही। तो इसमें 2 बात मुझे लगती है करना चाहिए। योजना आयोग को समाप्त करके नई योजना आयोग जो बनाएंगे, नई संस्था बनाएंगे, उस संस्था में एक बात देखनी पड़ेगी कि निजी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उनका कहीं दबदबा ना हो जाए। कल तक ये सोवियत संघ की धर्रे पर लोगों ने दबदबा बना लिया था, और योजना आयोग नाक से भारी नथ हो गया था। जो कहते हैं नथ इतनी भारी हो जाए कि नाक लटक जाए। पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना सब फेल करती रह गई। इसलिए मुझे लगा कि एक तो इस पर विचार होना चाहिए। दूसरा जो इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि निजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, एफडीआई बढ़ा है, और निजी क्षेत्र का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अराजकतापूर्ण होता है, अपने लाभ के आधार पर करते हैं, माइंस के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो योजना आयोग का उपयोग इस तरह से होना चाहिए कि निजी क्षेत्र को भी नाथें कि आपको इन्वेस्टमेंट राज्य की योजना के अनुसार करनी है। ये दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने प्रश्न उठाया है कि 80 करोड़ जनता, ये भाषण किसके लिए हो रहा है? देखिए, ये भाषण तो आम जनता के लिए हुआ है, ये आम जनता के लिए भाषण हुआ है। और इस आम जनता के लिए भाषण यह है कि उन्होंने, ये विजन होता है, पॉलिसी नहीं होती है। ये एक इंस्पायरिंग भाषण था। उन्होंने लोगों से कॉपरेशन मांगा है, और उन्होंने एक बात छद्म रूप जो कहा छिपे रूप में कि सिस्टम में बहुत खामियां हैं।
जो वे आज अंदर आकर देख रहे हैं। उन्होंने कहा 3 महीने में मुझे सिस्टम साफ करने में लगा। उन्होंने जब कहा मैं साफ कर रहा था तो कॉरिडोर की सफाई की बात नहीं की थी। उन्होंने एक हिंट में कहा था कि अंदर में जो खामियां थी, जो मैंने कहा इस देश में एक लाल बत्ती राज जो हो गया था, उसको मंत्री खत्म बनना, किया जाए। सांसद बनना। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक बार कहना चाहती हूँ, ये जो वित्तीय रूप से इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की है, उसमें आपने कहा था कि 80 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे, उनके बारे में क्या होगा। मुझे लगता है 7.5 से 15 करोड़, अभी मुझे इसका स्पष्टीकरण नहीं मिला है, उनके ऊपर ये स्कीम लागू है। इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट मिलेगा आपको, यानी कि जो आप बिल्कुल तबके के अंतिम तबके के हैं, 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो वो कह रहे हैं, और जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है उनको 5,000 रुपये प्रति माह एक किस्म से सैलरी न्यूनतम मिलेगी। दूसरा चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये मिलेगी वाले अच्छे दिन आने वाले हैं। किसी ने बोला नहीं, अच्छे दिन आने वाले, प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। उनको मैं समझती हूँ आज ये कह सकते थे कि अच्छे दिन आने वाले, कोर्स करेक्शन करनी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। आप जो आंकड़ा बता रहे हैं मीडिया पर लास्ट पॉइंट, मीडिया को सुन लीजिए, हमको मीडिया को देखिए, सुन लीजिए। भारत रत्न की बात जो हम करते थे वो सही नहीं निकली। वो भी एक मिनट केसी त्यागी साहब आए, मेरे ख्याल से आप सुन के ही भाषण आ रहे। केसी त्यागी साहब, ये जो जिक्र हो रहे थे, हम एक चीज बता दें, कल रात ही हमने एक रिपोर्ट दिखलाई मैला ढोने वालों पर। 7 लाख मैला ढोने वाले इस देश में अब भी हैं, जिसका जिक्र नेहरू ने 1950-49 में कर दिया था। आंकड़े निकल कर आए, 3,000 करोड़ का घोटाला, उनका भी पैसा लोग खा गए। ये हम कल रात ही दिखा रहे थे पूरी रिपोर्ट। हमारा सवाल ये है, अब इस भाषण को सुनते वक्त आप जब लाल किले पर बैठे हुए थे, आप क्या फीलिंग थी? ये प्राइम मिनिस्टर का इंडिविजुअल विजन है, व्यक्तिगत निजी दृष्टि है, या वाकई वो लोगों को जोड़कर इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, या सरकार की पॉलिसी इस रूप में भी मजबूत नहीं हो पाई है? लग क्या रहा था? देखिए, गांधी जी से मैं अपनी बात इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि 15 अगस्त और आज़ादी और स्वाधीनता का जो संग्राम है वो गांधी जी से जुड़ा हुआ है। और गांधी जी ने इसीलिए मलिन बस्तियों में जा कर के रहना स्वीकार किया था कि जो अंतिम आदमी है समाज का, उसके यहाँ जाने से कम उन वर्गों का मानसिक तौर पर ही सशक्तिकरण होगा। इसलिए अपने अंतिम दिनों में अस्पृश्यता के विरुद्ध भी और गैर बराबरी के विरुद्ध भी इन मलिन बस्तियों में वो रहे थे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस पे, वो जो प्रथम नागरिक हैं प्रणब मुखर्जी साहब, उनका जो कल का संबोधन है, उन्होंने कहा सबसे बड़ा जो खतरा है इस समय लोकतंत्र को, बढ़ती हुई असहिष्णुता है। इतना असहिष्णु समाज 47 के बाद हमारा कभी नहीं था। आज़ादी की लड़ाई में बहुत कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन बंटवारे में 18 से लेकर के 20 लाख के लोग बीच में असहिष्णुता के, भाईचारे की कमी की वजह से मरे हैं। तो इस समय समाज में जो बढ़ती हुई असहिष्णुता है, ना वो समाज का विकास होने देगी, ना वो अच्छे दिन आने देगी, ना वो बुलेट ट्रेन चलने देगी, ना भारत को स्वावलंबी राष्ट्र बनने देगी। पर इसका जिक्र हुआ ही नहीं पूरे भाषण में। इसका जिक्र भर नहीं है। जी आज का जो दिन है वो 15 अगस्त का, बीजेपी के अधिवेशन में बीजेपी के नेता के भाषण पर चर्चा करने नहीं बैठे। हम अपने देश के प्रधानमंत्री ने जो लाल किले के प्राचीर से भाषण किया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज जितने वो हमारे हैं उससे ज़्यादा इनके भी हैं। काश ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि आज अगर आप कमियां निकालने को, या तो ये कह दें कि लाल किले के भाषण से नरेंद्र, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे उस समय पैरेलल रूप से एक मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी उनकी आलोचना दे रहे थे। हर मुख्यमंत्री हुए मुख्यमंत्री थे, हर उसका भी मैं जवाब देता हूँ। अगर आप मेरी बात को सुन लिया जाए, ये बड़ी बात आप मैं ये कह रहा हूँ कि आज वो प्रधानमंत्री के तौर पे बोल रहे थे, देश के लिए बोल रहे थे। उन्होंने बड़ा हृदय दिखाया है देश की सारी सरकार को, प्रधानमंत्री को उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर भाषण दिया। हम ये चाहते हैं कि आज भी जो चर्चा हो, जो त्यागी साहब ने कहा कि राष्ट्रपति जी ने जिस तरफ इशारा किया, सरकार किसकी है? राष्ट्रपति जी की सरकार है। मैंने नहीं, आप उसका भी जवाब नहीं, हम उसका भी जवाब दे रहे हैं। हमें आप 1 मिनट गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 15 अगस्त 2013 को दिया गया भाषण, उसका जवाब है वो पार्ट 2 है, खारिज कर गया। मैं त्यागी साहब, मैं और इसलिए जोड़ दीजिए कांग्रेस और शहीद शुभता हो गया। मुझे 3 जवाब देने पड़े। मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जी जी, मैं शहीद सुनता भी, अगर आपको शहीद सुन लगे, अच्छा ये 3 हो गया। ठीक है वाजपेयी जी, मैंने कहा कई बार जो चैनल पे डिबेट होती है
तो उसमें होता यह है कि एनडीए से अकेला में और उसके बाद 4 पार्टी और उस पर जवाब हमसे पूछती है, लेकिन हम पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इन 3 जवाब को जरूर देंगे। नहीं, मैंने कहा कि मैं 3 मैं कम्युनिस्ट पार्टी जवाब तो दे दीजिए ना। जैन साहब का जवाब दे रहा हूँ। हमने आपसे कहा कि उन्होंने, राष्ट्रपति जी ने जो कहा, नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के अधिवेशन में इस बात का जिक्र किया, तब हमें प्रशंसा मिलनी चाहिए थी त्यागी जी की। उन्होंने कहा हिंसा का कोई स्थान नहीं, हिंसा को रोकना होगा, विकास के लिए बाधक है। वही बात हिंसा सुनिए, पार्लियामेंट, ये जैन साहब मैं नहीं बोल रहा था जब आप बोल रहे थे, और ये कहा फिर राष्ट्रपति जी ने कहा। दूसरी बात, जैन साहब को मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त के दिन हर मुख्यमंत्री भाषण करता है। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी का भाषण लोग सुनते थे, मुख्यमंत्री रहते, और अन्य मुख्यमंत्री का भाषण लोग नहीं सुनते। उन्होंने उन्होंने आज भाईचारे की बात की है, एकता की बात की है। एडिटर की बात भी सुनी आज के दिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देश के नेता के तौर पे उनकी बात को सुनिए। देखिए, एक तो मैं शाहनवाज खान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हम सबको एहसास कराया कि वो प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे थे, हमको जैसे पता ही नहीं था। हम बार बार यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नाते उनका फ़र्ज़ था कि इस देश में जो उनके आने के बाद में दंगों की बाढ़ आ गई है, वो उनको संदेश दें। जो पाठ्य पुस्तकें बदली जा रही हैं, उनके लोग आगे आ रहे हैं इस देश में खून खराबा करने के लिए, समुदायों को लड़ाने के लिए। उसके बीच का वो प्रधानमंत्री का काम है कि नहीं? उसका वो एक पार्टी का, तो पार्टी की सरकार बर्खास्त कर देंगे। इतना विस्तार से बात कही है, सुनिए। और अब जब मैंने ये बात कही कि उनको कम से कम मौका देना चाहिए, और वो केसरिया साफा पहन के आए, तो आपने कहा नहीं, वो पूंछ में हरा रंग भी लटक रहा था। पूंछ नहीं कहा, पूंछ आपका पूंछ तो अब मैं रास्ता कहूँगा, साफा पहन आप कहिए, कॉलर भी कहिए और जेब भी बोलिए, वैसे तो नहीं होता। इससे संतुष्ट मत होइए। और ये जो प्रतीकात्मकता है बड़ी खतरनाक है, और इस चीज का संदेश जो है वो झंडे का कलर समझते हैं, हम भी समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। मुश्किल मैं आपको बता दूं, पुनर्वसन जी, नहीं मुझे एक मिनट बोलने दीजिए इनकी इस बात पे। ये इस मुल्क में ये जो जहनियत है ना कि केसरिया किसका, हरा किसका, मेरी जो जहनियत है, केसरिया भी इस तिरंगे का रंग, हरा भी इस तिरंगे का रंग, और सफ़ेद भी तिरंगे का रंग। नरेंद्र मोदी तिरंगा अपने ऊपर डाल कर आए थे। आपके चश्मे से आप उनको केसरिया देखें, उसको किसी और हिंदुत्व से जोड़ दें, लेकिन वो देश का रंग पहन कर आए थे। हम लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम तुरंत